जो अगली मूवमेंट हम पढ़ेंगे गुजरात मूवमेंट के बाद, वो थी बिहार मूवमेंट। सेम टाइम पे लाइक मार्च 1974 में गुजरात में जब 1974 में मूवमेंट हुए थे, वैसे ही बिहार में भी हुए थे, मार्च के महीने में हुए थे। और सिमिलरली लाइक द गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट भी एक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था। जैसे कि गुजरात मूवमेंट में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। जो एजुकेटेड यूथ था उसने वो पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने हर उस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी जो चीज गलत हो रही थी देश में। तो वैसे ही बिहार में भी स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई थी गवर्नमेंट के खिलाफ, देश के हालात के खिलाफ। और ये भी लाइक सेम मुद्दों पे इन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। और इसकी डिमांड क्या किया था? पहली बात तो राइजिंग प्राइसेस, जो इन्फ्लेशन हो रही थी देश में, जो इन्फ्लेशन हो रही थी, और हमने देखा था ये किस वजह से हो रही थी। जो ऑयल क्राइसिस हुआ था इंटरनेशनली, जो अरब इजराइल वॉर था, उसकी वजह से जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, उसका इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन दैट वी हैव, उसका इफेक्ट हमारे देश में भी पड़ा था। और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जो राइजिंग प्राइसेस का इशू था, जो कमोडिटी के प्राइसेस मतलब बहुत जल्दी बढ़ रहे थे और बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे पूरे देश में, इतना कि गरीब आदमी जो है वो उन बेसिक चीजों को, फूड और कपड़ा जैसी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो ये थी बिहार मूवमेंट की सबसे पहली इशू, राइजिंग प्राइसेस। उसके बाद था फूड स्केर्सिटी। जो हमने देखा था कि मॉनसून फेल हो गए थे, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमने पढ़ी थी वहां पे हमने देखा था कि मॉनसून फेल हो गए थे। उसके बाद जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। सो द रीजन फॉर दिस इज द फेलियर ऑफ मॉनसून। द फेलियर ऑफ मॉनसून्स, जो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, उसकी वजह से जो डिक्लाइन हुआ था इन एग्रीकल्चरल आउटपुट, तो उसकी वजह से देश में फूड स्कैर्सिटी हो गया था। खाना, जो फूड ग्रेन्स का क्वांटिटी था वो कम पड़ रहा था। पीपल वर नॉट एबल टू परचेज फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो वो थी सेकेंड इश्यू। और थर्ड थिंग वाज करप्शन। और करप्शन इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि एवरीबडी वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इशू ऑफ करप्शन। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो थे वो अपने पावर का इतना फायदा उठाते थे। देयर वाज so much of wrongdoings in the government, within the government, so and that became very apparent. मतलब छोटे मोटे लेवल पे करप्शन तो होता ही है, इट इज नेग्लिजिबल, इट ऑलवेज हैपेंस। बट उस वक्त ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इतने मैसिव स्केल में करप्शन हो रहा था कि पूरे देश भर में इस चीज के बारे में आवाज उठ रही थी। So these were the issues जो बिहार मूवमेंट में रेज किए गए थे, and they are very similar to the issues of the गुजरात मूवमेंट। एनीवे, सबसे खास बात थी इस बिहार मूवमेंट की कि स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया था कि वो मूवमेंट ज्वाइन करे। The thing about जयप्रकाश नारायण इज उन्होंने at that point of time वो एक्टिव पॉलिटिकल वर्क छोड़ चुके थे और वो सोशल वर्क में इन्वॉल्व थे। उन्होंने पॉलिटिक्स से अपने सारे नाते तोड़ दिए थे। वो पॉलिटिक्स में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे और वो उस वक्त सोशल वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया गया बिहार मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए। तो लाइक आई हैव शॉर्टन जयप्रकाश नारायण टू जेपी, हमारे लिए डिस्कस करने में इजी हो जाएगा। सो जेपी के मूवमेंट ज्वाइन करने के 2 कंडीशंस थे। मतलब उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, मैं मूवमेंट तो ज्वाइन कर लूंगा पर मेरी 2 शर्तें हैं। और वो दोनों शर्तें ये थी कि पहली बात, मूवमेंट नॉन वायलेंट रहेगा। The thing about Jayaprakash Narayan is he was a Gandhian. He believed in Gandhian strategies and Gandhian values. So
उन्होंने पहला मुद्दा तो ये रखा था कि मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट रहेगा, वो आर्म्स या वेपनरी नहीं उठाएगा, किसी प्रकार का वायलेंस नहीं चलेगा, ऐसा मूवमेंट रहेगा वो। तो जयप्रकाश नारायण की पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि मूवमेंट जो है उसका कंट्री वाइड रीच होगा, मतलब द मूवमेंट विल नॉट लिमिट इटसेल्फ टू बिहार, द movement will not limit itself to Bihar. This was his second condition for joining the movement. ये दोनों उनकी शर्तें थी। उन्होंने कहा था कि हम मूवमेंट को नॉन वायलेंट रखेंगे, हम किसी के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, किसी के ऊपर भी हम किसी तरह का वायलेंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और जो है हमारा मूवमेंट एक कंट्री वाइड रीच होगा, हम उसको बिहार तक लिमिटेड नहीं रखेंगे। सिंस ये जो इश्यूज है ये सिर्फ बिहार की इश्यूज नहीं है, पूरे देश भर में हर इंसान इन इश्यूज से फेस कर रहा था। जो गरीब आदमी थी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने ज्यादा पैसे देके अपनी बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल कर सके, उसके ऊपर से खाने की जो फूड ग्रेन आउटपुट जो थी वो इतनी ज्यादा कम थी, करप्शन इतना ज्यादा हो रहा था उस वक्त। विद द टैक्स पेयर्स मनी, जो हम टैक्स पे करते हैं, जो गवर्नमेंट को हमसे रेवेन्यू मिलता है, उन पैसों का करप्शन होना, और इसका मतलब कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है देश की साधारण जनता के ऊपर। तो ये पूरे देश भर में चल रहा था, ये सिर्फ बिहार का इशू नहीं था। इसीलिए जयप्रकाश नारायण का ये कंडीशन था कि हम इस मूवमेंट को सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं रखेंगे। और उनका ये मूवमेंट ज्वाइन करने की इम्प्लीकेशंस क्या थे कि एक तो ये स्टूडेंट्स मूवमेंट था, इट हैड नो अफिलिएशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, राइट। पहले तो किसी तरह का पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व नहीं था, बस देश के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, एक स्टेट के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो उन स्टेट के बच्चों ने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, उसमें कोई मतलब अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं था। बट सिंस जयप्रकाश नारायण वाज इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स, तो उनके आने की वजह से मूवमेंट का एक पॉलिटिकल कैरेक्टर बन गया, एक पॉलिटिक्स पे एक दबाव सा पड़ने लग गया इस मूवमेंट की वजह से। सो दैट इज द फर्स्ट इम्प्लीकेशन ऑफ जयप्रकाश नारायण बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस मूवमेंट। सेकेंड इम्प्लीकेशन ये थी कि सिंस उन्होंने कहा था कि हम इस मूवमेंट को बिहार तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, हम इसका इफेक्ट जो है, इसका रीच जो है वो पूरे देश भर में फैलाएंगे, तो इस वजह से मूवमेंट का एक नेशनल अपील हो गया। ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का मूवमेंट नहीं था, इट वाज द मूवमेंट हैड अ नेशनल अपील, राइट। तो ये थे इम्प्लीकेशंस जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में इन्वॉल्व होने का। और इन्होंने मूवमेंट को इफेक्ट देने के लिए या मूवमेंट का इफेक्ट बढ़ाने के लिए द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज बंद, घेराव एंड स्ट्राइक्स, राइट। तो ऐसे टाइप के प्रोटेस्ट एक्टिविटीज चल रहे थे। सो दीज आर ऑल बेसिकली प्रोटेस्ट एक्टिविटीज। And another thing about the Jayaprakash Narayan's involvement in this movement is उन्होंने कहा था कि हम इस मूवमेंट के थ्रू एक टोटल रेवोल्यूशन लाएंगे। These were his exact words, टोटल रेवोल्यूशन, क्योंकि वो मानते थे कि डेमोक्रेसी जो है हमारी कंट्री में जो प्रैक्टिस होती है वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, इट्स जस्ट अ शैम। डेमोक्रेसी in India is a sham. So these were his words कि जो डेमोक्रेसी हम प्रैक्टिस करते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे हमारे पास क्या है, सिर्फ 5 साल में एक वोट देने का अधिकार है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसी सोशल स्ट्रक्चर, ऐसी सोसाइटी जिसमें इंसान अपना आवाज नहीं उठा सकता
और आवाज उठाए भी उसको दबा दिया जाता है, उसकी आवाज कोई सुनता नहीं है। इस चीज को डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। तो ये जो एक वोट देने का पावर है हमारे पास, ये डेमोक्रेसी ये चीज नहीं है, दैट्स जस्ट वोटिंग। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स। तो जयप्रकाश नारायण ने इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था और उन्होंने कहा था कि हम एक टोटल रेवोल्यूशन लाएंगे, एक रेवोल्यूशन किस्म का मूवमेंट होगा ये, जिसमें हम ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। वो चाहते थे कि इस रेवोल्यूशन के थ्रू हम इस देश में डेमोक्रेसी इन द most truest form of the word, in the most literal meaning of the word, डेमोक्रेसी जो है, जो लोगों की गवर्नमेंट है, जो जनता को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जनता का फॉलो होना चाहिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट डेमोक्रेसी में इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज को ध्यान में रख के हम एक ट्रू डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेंगे थ्रू अ टोटल रेवोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ दिस मूवमेंट। ये था जयप्रकाश नारायण का स्टैंड इस पूरे मूवमेंट के बारे में। तो बेसिकली द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोटेस्ट थ्रू बंस, घेराव्स एंड स्ट्राइक्स, and they involved a political leader who had given up politics at that point of time. His name was Jayaprakash Narayan. उनके कंडीशंस ये थे मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए कि हम नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करेंगे। सिंस जयप्रकाश नारायण was a Gandhian, he believed in the concept of non-violence and उन्होंने ये भी कहा था कि हम मूवमेंट को बिहार तक लिमिटेड नहीं रखेंगे। उनके मूवमेंट ज्वाइन करने के इम्प्लीकेशंस थे कि मूवमेंट में एक पॉलिटिकल कैरेक्टर आ गया, एक पॉलिटिक्स से वो काफी रिलेटेड हो गया और मूवमेंट जो है उसको नेशनल अपील मिल गई। बट हाउएवर द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिजाइन। गवर्नमेंट जो थी परसिस्टेंट थी और गवर्नमेंट ने हार नहीं मानी। गवर्नमेंट ने कोई कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया इस मूवमेंट को, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहा गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट जो जैसे चलता था वैसे ही चलता रहा और इस मूवमेंट का बेसिकली गवर्नमेंट के पावर के ऊपर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो कंट्रोल करती है हर किस्म के रिसोर्स को और जो इतना करप्शन होता है, कोई इफेक्ट नहीं रहा। गवर्नमेंट कंटिन्यू टू वर्क द वे इट वाज वर्किंग until after a while when situations changed, but इस मूवमेंट का ज्यादा इफेक्ट नहीं था गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स पे।